हे एवरीवन, मैं हूं आपकी अपनी कुड़ी हर्षप्रीत कौर और आप देख रहे हैं लॉ एट रीच। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो ज्यूरिस्प्रूडेंस की प्लेलिस्ट आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो चेक इट आउट। और उसके बाद आज हम लोग स्टार्ट करेंगे हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस, क्योंकि एनालिटिकल स्कूल तक हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं कवर। तो हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस पहले हम लोग बेसिक जान लेते हैं। देखिए, एनालिटिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस बात करता था लॉ एज इट इज की, कि लॉ का रिलेशन स्टेट से कैसा है। हिस्टोरिकल स्कूल बात करता है कि लॉ का रिलेशन कस्टम से कैसा है, किसी सोसाइटी के पास्ट से कैसा रिलेशन रहा है लॉ का। तो फर्स्टली हम लोग फर्स्ट स्लाइड से स्टार्ट करते हैं, जो बात करता है इंट्रोडक्शन की। हिस्टोरिकल स्कूल डील्स विद द जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ लॉ। हिस्टोरिकल स्कूल बात करता है कि कैसे लॉ का ओरिजिन हुआ और कैसे कैसे वो धीरे डेवलप हुआ। Historical school completely rejects the concept of analytical school and natural law school. तो natural law school और analytical law school की थ्योरी थी, historical school उसको completely reject करता है। According to Montesquieu, ये एक थिंकर थे historical school के और इनको फर्स्ट थिंकर माना जाता है of historical school of jurisprudence। इनके हिसाब से laws are the creation of climate and local situation। laws किसके क्रिएशन है, किसके थ्रू क्रिएट होते हैं? अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट, आसपास की कंडीशन और लोकल सिचुएशन के हिसाब से लॉज क्रिएट होते हैं। अकॉर्डिंग टू ह्यूगो, उन्होंने क्या कहा था? लॉ लाइक लैंग्वेज एंड हैबिट्स ऑफ द पीपल फॉर्म्स इटसेल्फ एंड डेवलप्स अंडर द सूटेबल सर्कमस्टांसेस। ह्यूगो के हिसाब से जैसे लोगों की हैबिट्स और एक लैंग्वेज सोसाइटी में डेवलप करती है धीरे धीरे, वैसे भी लॉ भी डेवलप करता है। द एसेंस ऑफ लॉ इज इट्स एक्सेप्टेंस। लॉ का मेन एसेंस कहाँ पे है? एक्सेप्टेंस में, कि लोग उसको कितना एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसके रेगुलेशन में, उसके ऑब्जर्वेशन में। बाय द किसके थ्रू एक्सेप्टेंस होना चाहिए? बाय द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी, जो उस सोसाइटी के लोग हैं। तो ये हम लोगों का हो गया इंट्रोडक्शन ऑफ हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट स्लाइड, अब हम लोग आते हैं मेजर थिंकर्स ऑफ हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस। अगर हम लोग मेजर थिंकर्स की बात करें तो हम लोगों के दो मेजर थिंकर्स उठते हैं ऑफ हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस, दो हैं, सैविनी और हेनरी मेन। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सैविनी पे क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं, तो सैविनी को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे इन दिस प्रेजेंटेशन ऑफ हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस। तो सैविनी के हिसाब से क्या था कि लॉ इवॉल्व्स बाय कस्टम्स, ट्रेडिशंस, कल्चर एंड सेंटिमेंट्स ऑफ द पीपल। कैसे लॉ इवॉल्व करता है? लॉ इवॉल्व करता है थ्रू कस्टम्स। लोगों के घरों में जो कस्टम्स होते हैं, सोसाइटी में जो ट्रेडिशंस होते हैं, कल्चर होता है, लोगों के सेंटिमेंट्स होते हैं, इन सब के थ्रू लॉ डेवलप करता है। उन्होंने एक थ्योरी दी थी वोल्क जेस्ट, जिसका मतलब था जनरल विल, जो हम लोग ने अभी पहले बात की कि लॉ का एसेंस होता है एक्सेप्टेंस में। लोग उसे कितना एक्सेप्ट कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है कि लॉ कैसा है। तो वोल्क जेस्ट थ्योरी दी थी एक सैवनी ने, जिसका मतलब था जनरल विल, कि लोगों की इच्छा के हिसाब से ही लॉ डेवलप करता है। Savini firmly believed that law is a product of general consciousness of people and manifestation of their spirit. Savini बहुत फर्मली बिलीव करते थे कि लॉ दो चीज़ों से मिलके बना है। पहला तो कॉन्शियसनेस ऑफ पीपल, कि लोग उसके बारे में कितना कॉन्शियस हैं, एंड सेकेंडली एक्सप्रेशन ऑफ देयर स्पिरिट, व्हाट देयर सोल वांट्स। लोगों को जो एक्सेप्ट होती हैं चीज़ें, उन्हीं के थ्रू एक लॉ एक सोसाइटी में डेवलप करता है। Now, moving forward to Savini's contribution towards historical school of jurisprudence. Savini का historical school of jurisprudence में contribution क्या रहा है? तो मैंने यहाँ पे point by point सारे contributions उनके summarize कर दिए हैं। चाहे तो आप screenshot ले लें या आप note down कर लें अपने जहाँ पे आप notes बना रहे हैं। I believe कि इसके थ्रू आपको better marks मिलेंगे अगर आप इस तरीके से अपना आंसर लिखते हैं। तो पहला तो contribution क्या था कि Savini believed कि law develops like language। उनका मानना था कि लॉ लैंग्वेज जैसे डेवलप करता है, जो हम लोग ने पहले भी अभी डिस्कस किया। सैवनी पॉइंटेड आउट दैट लॉ डेवलप्स लाइक लैंग्वेज एंड बिल्ड्स पीपल इनटू वन। लॉ एक लैंग्वेज जैसे डेवलप करता है और सारे लोगों को एकता में जोड़ के रखता है, बिकॉज ऑफ देयर कॉमन फेथ एंड कॉमन बिलीव। जो मेंबर्स ऑफ सोसाइटी का कॉमन फेथ और कॉमन बिलीव होगा, उनके बीच में एक एकता डेवलप करता है लॉ। लॉ ग्रोज विद द ग्रोथ ऑफ द सोसाइटी इटसेल्फ। जैसे जैसे सोसाइटी ग्रो करती है वैसे वैसे लॉ भी ग्रो करता है। एंड फाइनली इट विदर्स अवे एज नेशन लूजेस इट्स नेशनैलिटी। और जैसे ही एक नेशन का जो लॉ है, जैसे नेशन की अगर नेशनैलिटी चली जाएगी तो लॉ भी उसके साथ ही विदर अवे हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। सेकेंड, अर्ली डेवलपमेंट ऑफ लॉ इज स्पॉन्टेनियस। उन्होंने क्या कहा था कि डेवलपमेंट ऑफ लॉ एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है।
उनका मानना था, Savigny stated that in the earliest stages, law developed spontaneously according to the internal needs of the society. अर्लियर स्टेजेस में जब प्रीवियस टाइम की सोसाइटी थी 17th सेंचुरी 18th सेंचुरी, उस टाइम पे जो लॉ का डेवलपमेंट था वो नीड्स ऑफ सोसाइटी के हिसाब से स्पॉन्टेनियस था, मतलब वो चलता ही जा रहा था विदाउट एनी हिंड्रेंस. बट आफ्टर द कम्युनिटी रीचेस अ सर्टेन लेवल ऑफ सिविलाइजेशन, और जब कम्युनिटी जो थी, मेंबर्स ऑफ सोसाइटी थे, वो एक सर्टेन लेवल ऑफ सिविलाइज्ड सोसाइटी में पहुंचे, जब सोसाइटी में सिविलाइज्ड लोग आने लगे, लोगों को रूल्स एंड रेगुलेशंस पसंद आने लगे, वो एक रैशनल थिंकिंग करने लगे, उनको प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस पे ज़्यादा बिलीव होने लगा, the different kinds of national activities developing as whole bifurcate in different branches to be taken for further study by specialists such as jurists. उनका मानना था कि पहले तो लॉ इंटरनल नीड्स ऑफ सोसाइटी के हिसाब से खुद से डेवलप होता चला गया, लेकिन जब सोसाइटी एक सर्टेन लेवल ऑफ सिविलाइजेशन पे पहुंची, तब उनके नीड्स के थ्रू लॉ कैसे डेवलप हुआ, विद द हेल्प ऑफ स्पेशलिस्ट जैसे कि ज्यूरिस्ट ने स्टडी की कि व्हाट आर द नीड्स ऑफ द सोसाइटी, और फिर उन्होंने लॉ को डेवलप करना या फिर कोडिफाई करना स्टार्ट किया. Savigny opposed the codification of German law. अब इसका भी एक रीज़न था, Savigny एज अ होल वो अगेंस्ट में नहीं थे कोडिफिकेशन के, लेकिन उन्होंने जर्मन लॉ का कोडिफिकेशन के अगेंस्ट में वो क्यों गए. तो Savigny was not totally against the idea of codification of law, as I already stated. He, however, opposed the codification of German law in French Napoleon Code pattern. देखिए, जर्मनी में पहले फ्रेंच नेपोलियन कोड पैटर्न चलता था, और जर्मनी वाज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर स्टेट्स एंड इट्स लॉज वर प्रिमिटिव, इमेच्योर एंड लैक्ड यूनिफॉर्मिटी. जैसे कि जर्मनी बहुत सारे प्रोविंसेस में या स्मॉलर स्टेट्स में डिवाइडेड थी, तो वहाँ के लॉज में उस टाइम पे जब लोग कोडिफिकेशन करना चाह रहे थे, तो वहाँ के लॉज को Savigny ने माना कि बहुत इमेच्योर हैं और उनमें कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है. तो उन्होंने कहा कि लेटर स्टेज पे चाहे जब जर्मनी का यूनिफिकेशन हो जाए तब आप कोडिफाई कर लीजिएगा, लेकिन प्रेजेंटली अभी कोडिफिकेशन करने से कोई फायदा नहीं होगा. दैट इज वाई Savigny अपोज्ड टू द कोडिफिकेशन ऑफ जर्मन लॉ. नाउ लॉ इज अ कंटिन्यूअस एंड अनब्रेकेबल प्रोसेस. Savigny के हिसाब से लॉ एक कंटिन्यूअस और अनब्रेकेबल प्रोसेस है जिसको तोड़ा नहीं जा सकता है. Savigny considered its growth as a continuous and unbreakable process. और ये क्यों है कंटिन्यूअस और अनब्रेकेबल प्रोसेस? बिकॉज ऑफ बाउंड कॉमन कल्चर, ट्रेडिशंस एंड बिलीव्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी. और Savigny का लास्ट उनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या थी उनकी थ्योरी की, कि ही एडमायर्ड रोमन लॉज. वो रोमन लॉज जो थे उनके बहुत बड़े एडमायरर थे, उनके बहुत बड़े प्रशंसक थे. ही कंसिडर्ड रोमन लॉ एज एन इनएविटेबल टूल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ यूनिफाइड सिस्टम ऑफ लॉ इन जर्मनी. उन्होंने कहा कि जब जर्मनी के लॉज का वो होगा कोडिफिकेशन, तो हम लोगों को रोमन लॉ से एग्जाम्पल लेना चाहिए और तभी हमारा लॉ अच्छा बनेगा. नाउ आप देखिए, कोई थ्योरी होती है तो उसके पॉजिटिव साइड्स होते हैं तो उसके नेगेटिव साइड्स भी होते हैं. तो Savigny की थ्योरी को काफ़ी लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया, और किस बेसिस पे क्रिटिसाइज किया? उनकी थ्योरी को कहा गया कि ही वॉज अगेंस्ट कोडिफिकेशन. तो फर्स्ट क्रिटिसिज्म था कि ही वॉज अगेंस्ट कोडिफिकेशन ऑफ जर्मन लॉ एट दैट टाइम. सेकेंड, कस्टमरी लॉ इज नॉट बेनिफिशियल और एक्सेप्टेड इन ऑल टाइम सोसाइटीज़. देखिए, अब Savigny तो हिस्टोरिकल स्कूल के थिंकर थे, लेकिन अब कोई और स्कूल का थिंकर होगा, जैसे कि सोशियोलॉजिकल स्कूल, एनालिटिकल स्कूल, नेचुरल लॉ स्कूल, तो दे विल बिलीव कि कस्टमरी लॉ इज नॉट बेनिफिशियल इन ऑल सिचुएशंस इन ऑल टाइप्स ऑफ सोसाइटीज. राइट, तो ये हो गया सेकेंड क्रिटिसिज्म. और फिर थर्ड क्या था? वोल्कजेस्ट ओवरलुक्स द इम्पैक्ट ऑफ अदर सोर्सेज ऑफ लॉ. वोल्कजेस्ट जो उनकी थ्योरी थी, जो जनरल विल ऑफ पीपल और एक्सेप्टेंस ऑफ लॉ बाय द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी की बात करती थी, वो केवल जनरल विल पे बहुत ज़्यादा ओवर एम्फेसाइज करती थी. वो बाकी जो सोर्सेज ऑफ लॉ हैं, जैसे प्रीसिडेंस, लेजिस्लेशंस और जैसे कि स्टेट, इन सबको बहुत गंदे से इग्नोर करती थी. नाउ एंड ऑफ दिस स्लाइड में मैंने कुछ अदर थिंकर्स की भी डेफिनेशंस लिख दी हैं, दैट व्हाट वाज देयर पॉइंट ऑफ व्यू रिलेटिंग टू हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस, जैसे कि पुच्ता और गुस्ताव ह्यूगो. तो पुच्ता का मानना था कि जो लॉ होता है, ना ही स्टेट ना ही पीपल दोनों अकेले मिलके लॉ का सोर्स नहीं कंसिडर किए जा सकते हैं, बट लॉ कम्स इनटू एग्जिस्टेंस एज अ रिजल्ट ऑफ conflict between general will of people and individual will of a single person. इन दोनों में जब कॉन्फ्लिक्ट होता है तो जो उसका रिजल्ट होता है, that develops the law of the society. और जो गुस्ताव ह्यूगो थे, उनका मानना था
He observed that law is not the result of legislation. एक legislation का result नहीं है law, और it is no way a command of the sovereign. ना ही वो एक sovereign superior authority की command है, nor a matter of social contract. ना ही वो एक लोगों में जो contract होते थे उनका कोई result है, but it is the outcome of the habits and traditions of the people. उनका historical school of jurisprudence पे उन्होंने पॉइंट आउट करते क्या हुए क्या कि लॉ किस चीज का आउटकम है, ऑफ द हैबिट्स एंड ट्रेडिशंस ऑफ द पीपल विच दे फॉलो वॉलंटरली एज अ मेंबर ऑफ द सोसाइटी. और वो भी जो जबरदस्ती नहीं वो फॉलो कर रहे हैं, दे आर फॉलोइंग विद देयर विल, दे आर फॉलोइंग वॉलंटरली एज अ मेंबर ऑफ द कम्युनिटी. नाउ दिस इज ऑल. हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ जुरिस्प्रूडेंस पे इतना मैटर आई थिंक सफिशिएंट है फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. और आपने अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और आप वीडियोस देख रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इससे हमको बहुत मोटिवेशन मिलता है. और नेक्स्ट वीडियो तभी आती है जब हमको मोटिवेशन होता है कि यार सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं, तो चलिए उनके लिए हम भी कुछ करें. सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे. पढ़ते रहिए, अच्छे से मार्क्स लाइए एग्जाम में. ऑल द बेस्ट.